हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी। मेरा नाम नीलम भाटिया है और ये है गियर अप फॉर प्रीलिम्स सीरीज। तो हम लोग आपको प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्विकली रिवाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। इन वीडियोस की ड्यूरेशन जानबूझ के छोटी रखी गई है ताकि आप इन्हें क्विकली रिवाइज कर सके और अपकमिंग प्रीलिम्स में आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर पाए। ऑल्सो इस वीडियो के साथ हमने एक पीडीएफ भी अटैच करा है जिसमें हमने इस वीडियो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उन्हें कैप्सूल फॉर्मेट में आपके लिए कंडेंस करा है। ऑल्सो उसमें बहुत सारे PYQs भी हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं टू नो आपको टॉपिक समझ आया या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि कंट्री एक स्टेट को चलाने के लिए लॉ मेकिंग एक प्राइमरी काम है और स्टेट्स में इसी लॉ मेकिंग की जिम्मेदारी स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 और उसमें चैप्टर 3 डील करता है स्टेट लेजिस्लेचर से। आपको याद रखना है फ्रॉम आर्टिकल 168 टू आर्टिकल 212 डिटेल में बात करते हैं अबाउट व्हाट वुड बी द कॉम्पोजिशन, हाउ वुड द स्टेट लेजिस्लेचर बी ऑर्गेनाइज्ड एटसेट्रा। अब ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। बाय कैमरल का मतलब है 2 हाउसेस, बाय मीनिंग 2, कैमरल मीनिंग हाउसेस। तो जहां जहां बाय कैमरल लेजिस्लेचर होगा वहां लॉ मेकिंग में 2 हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। और जहां यूनी कैमरल, यूनी यानी 1, कैमरल यानी हाउस, तो जहां जहां एक हाउस होगा वहां एक ही हाउस लॉ मेकिंग की प्रोसीजर को कंप्लीट करता है। तो मैंने आपसे कहा इंडिया के 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि वहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे इन 6 स्टेट्स के नाम पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक ट्रिक से याद करते हैं। आपको निमोनिक याद करना है, तुम कब। अब थोड़ी सी ना अपनी इमेजिनेशन यूज करिए और सोचिए कि ये स्टेट्स बाकी स्टेट से बोल रहे हैं हम तो बाई कैमरल है, तुम कब, राइट? तो आपका निमोनिक हो जाएगा तुम कब। अब सुनिए, T से होगा तेलंगाना, U से होगा उत्तर प्रदेश, M से होगा महाराष्ट्र, K से कर्नाटका, A से आंध्र प्रदेश और B से बिहार। तुम कब। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की। तो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, इसीलिए ये प्राइमरी सीट ऑफ पावर भी है। अगर इसके मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 500 और मिनिमम 60। हाउएवर 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको इसमें एक्सेप्शन दिया गया है एंड दैट इज सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि इन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है एंड देयरफॉर लेजिस्लेटिव असेंबली की भी कॉन्सिक्वेंटली पॉपुलेशन इन द सेंस सीट्स कम होंगी। आप ये याद रखिएगा कि जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाती हैं तो उन्हें इस तरह से बनाया जाता है दैट द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इज टू स्टेट इज कंसिस्टेंट अक्रॉस द एंटायर स्टेट। एक बात और याद रखिएगा कि जब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्रिएट किया जाता है फॉर इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली तो उनका डिवीजन कुछ इस तरह से किया जाता है दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सीट इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द स्टेट। अच्छा, इसका टेन्योर कितना होगा? तो जस्ट लाइक लोकसभा, इसका भी टेन्योर 5 इयर्स का होता है। बट ऑफ कोर्स अगर किसी रीजन से असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो ये टेन्योर कट शॉर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के बारे में। तो याद रखिएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जिस भी स्टेट के आप विधान परिषद को बनाने वाले हैं उसमें जो मैक्सिमम कैपिंग है वो है 1/3 ऑफ द सीट्स इन दैट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा इसमें एक मिनिमम कैपिंग भी है दैट इज ऑफ 40। तो मिनिमम 40 and maximum 1/3 of the seat in legislative assembly of that state. However, इसका exact number क्या होता ये पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइन करेगी। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर हमें कोई नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है तो ये पावर किसके पास है? अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है
और उसे अबॉलिश करना है, तो ये पावर किसके पास है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू माइट हैव इज, विधान परिषद का कॉम्पोजिशन क्या होता है, यानी इसमें चुने गए लोग कैसे चुनकर आते हैं। सो रिमेंबर, दिस इज द एरिया दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। यहां से क्वेश्चंस भी बनेंगे एंड ऑल्सो दिस इज द एरिया वेयर यू नीड टू मेमोराइज सम थिंग्स। तो सबसे पहले 1/3 of the people are elected by people from local authorities, municipalities and other such local boards. तो ये हो गया 1/3. Now 1/12, तो जो भी पूरा नंबर है उसके 1/12 लोगों को चुना जाता है by somebody who is a graduate and somebody who is living in that state for 3 years now. तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए from a university in the territory of the country and you should be living in that state for 3 years. Third है 1/12 of other members, so 1/3 हो गया, 1/12 हो गया, then 1/12 of the members would be elected by teachers. Now these would be teachers who are working in the educational institute situated in that state and they have been working for at least 3 years. अब जो बच जाएंगे 1/3 would be chosen by people of legislative assembly. So 1/3, 1/12, 1/12 and then 1/3. अब ये जो 1/3 हैं ये चुने जाएंगे by the people of legislative assembly of that state. पर याद रखिएगा, कोई भी इंसान एक साथ legislative assembly और legislative council दोनों का मेंबर नहीं हो सकता है। अब इसके अलावा जो भी सीट्स बच जाएंगी उन लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा बाय गवर्नर। So important, teachers are involved, graduates are involved, local boards, municipalities are involved, legislative assembly is involved and also governor is involved. What about the tenure? तो हमने देखा था कि legislative assembly का tenure 5 साल का था, लेकिन legislative council का tenure 6 साल का होगा, where 1/3 members retire every 2 years. तो अगर आपने राज्यसभा पढ़ा है तो it's very similar to what happens in Rajya Sabha. The tenure is of 6 years and 1/3 member retire every 2 years. Now let us understand the lawmaking procedure in case of state legislature. First thing first, let us first talk about what happens in case of ordinary bills. Now in case there are two houses, that is the legislature is bicameral in nature, or ordinary bill can be introduced in Vidhan Sabha as well as Vidhan Parishad. So it can be introduced in legislative assembly also and legislative council also. Now it can be introduced by a private member or a government member, whosoever, not a problem in case of an ordinary bill. Now let us assume the bill has originated from legislative assembly. In case it is unicameral, then it's very easy. It gets passed by legislative assembly, goes to the governor. But let's say there are two houses, that is we have legislative council as well. Then what happens? Understand this. Once the bill passes through the 3 stages, the 3 stage of the bill, and it is passed by legislative assembly, it comes to legislative council. Now what options do legislative council has? Let us understand them one by one and then we'll go into their nuances. First, the legislative council may accept the bill completely. It may say that, it's completely fine. We agree to all the provisions, no amendment, then this is very good. If the legislative council thinks so, it can reject the bill completely. That is, it can say that, we don't see any merit in this bill. Third is they can suggest certain amendments to the existing bill and send it back to the legislative assembly. And fourth is, what if they take no action and keep it pending? Now understand this. If the council has completely agreed to the bill passed by the legislative assembly, or the legislative assembly agrees to the amendments which are suggested by legislative council, then well and good, the bill is deemed to be passed. But let's say the amendments which were suggested by legislative council are not accepted by the legislative assembly. Then what happens? Or let's say the legislative council completely rejects the bill. Then what happens? Now in this case, legislative assembly will again pass that bill and send it back to the legislative council. Now remember, in the first instance, legislative council has a maximum time period of 3 months. So they can't keep the bill pending forever.
In case they don't send an intimidation in 3 months, then the bill is deemed to be passed. But let's say they reject it or they send it back for reconsideration and Legislative Assembly does not agree with the amendment, then what it can do is it can send it back to the Legislative Council with or without agreeing to the proposed amendment. Now, when it comes second time to the Legislative Council, then it has to agree to what the Legislative Assembly says. The maximum period for which it can now delay it is 1 month. So, in all, if you look at it, Legislative Assembly definitely has an upper hand over Legislative Council. Now, this is important to understand because this is not the case with Lok Sabha and Rajya Sabha. We see that in Lok Sabha and Rajya Sabha, in case there is a deadlock, there is a provision of joint sitting, but no such provision exists in case of state legislature, and that is why it is very, very important to understand these nuances. So if you look at it, the maximum a Legislative Council can do is to delay it for 4 months. But beyond that, it is the Legislative Assembly which will have upper hand. Now this was about ordinary bill. But what happens in case of money bill? Understand this. So in case of money bill, the first thing that you need to remember it can originate only in Legislative Assembly. So it cannot originate in Legislative Council. That is very, very clear. Now, once it is introduced, please remember it can be introduced only on prior recommendation of the governor. Also, it can be introduced only as a government bill, not by a private member. Now, once it is passed by Legislative Assembly, does it go to Legislative Council? Yes. But what powers do Legislative Council has? Well, it cannot reject it. It cannot amend it. The maximum it can do is to suggest recommendations which the Legislative Assembly might accept and might not accept. And for this, Legislative Council gets a maximum period of 14 days. So if we don't take any action in these 14 days, then that money bill is deemed to be passed. And in case they have certain recommendations, if the Legislative Assembly accepts it, then the modified version will be considered. And if the Legislative Assembly decides that, we don't want to go with the recommendation, then it is deemed to be passed in the original format in which it was presented. So essentially, Legislative Council have no real power in terms of money bill. All they can do is to kind of suggest some recommendation, and that too within a stipulated time period of 14 days. Once the money bill is passed, or the ordinary bill is passed by both the houses, then it goes to the governor. What happens once it reaches the governor? We'll deal with it when we talk about governor of the state. So this was all about state legislature. Seems to be a simple topic, but there are certain nuances that can trouble you in your prelims, and therefore you need to be very, very careful. So please make full use of the series that we are running for you. Use the PDF that we attach with it. And also look out for this space because we are coming up with a prelims support program where we'll help you ace your prelims preparation and kind of handhold you through your test series and your preparation journey. All the best.